चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम अपने डीपीएसपी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू जो भी हमारे पॉइंट बच रहे हैं डीपीएसपी में उनको भी हम कवर करेंगे और इसी के साथ हम अपना जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करेंगे। यानी हमारा डीपीएसपी जो है ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आज डीपीएसपी की फ़ाइनल क्लास है, तो इसमें मैं आपके सामने आज तकरीबन 25 या 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ करके इसको कॉपी पर ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए फिर इसके प्रश्नों को हम देखते हैं और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं या अभी तक बने हुए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं और जो भी पॉइंट छूट गए हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो अपनी कॉपी और अपना पेन उठा लीजिए और नोट डाउन करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसको आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 36 से लगा करके 51 तक है। ठीक है, 36 से 51 तक है। और इसमें भाग कौन सा कवर होता है? इसमें भाग 4 कवर होता है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 36 से 51 तक हमारे डीपीएसपी हैं, भाग 4 का हिस्सा है और आयरलैंड से ये लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा ये हो गया। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। तो पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो लिखा है अनुच्छेद 33 से लगा करके 46 तक। ठीक है, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 34 से लगा करके 48 तक दूसरा ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है अनुच्छेद 36 से लगा करके 51 तक। तो 36 से 51 यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किनके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, टफ क्वेश्चन है नहीं भाई, इसी प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब किसके या किनके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अधीन रहते हुए सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन इसके अधीन रहते हुए, मूल कर्तव्यों के अधीन रहते हुए या समता के अधिकार के अधीन रहते हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा निदेशक तत्वों के अधीन रहते हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके या किनके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। मतलब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है। विचार एवं अभिव्यक्ति आप किसी प्रकार से भी अपनी अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको जो हमारे डीपीएसपी हैं उनके अधीन रहते हुए ही इस कार्य को करना होगा। ओके, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी हमारा डीपीएसपी के अधीन रहते हुए आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, केवल एक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशील बनाया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावशील बनाया। तो ध्यान रखना, जो 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 में हुआ था उसके द्वारा जो डीपीएसपी जो हैं वो मौलिक अधिकारों से यानी कि फंडामेंटल राइट से अधिक प्रभावशाली बना दिए गए। ओके, अभी हम आपको इसके बारे में संतुलन का भी सिद्धांत बताएंगे आगे जाकर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो तीसरे का देख लेते हैं ऑप्शन इसके कौन कौन से हैं। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 45वां संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन में या 44वें संविधान संशोधन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? किन विषयों से संबंधित निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है। किन विषयों से संबंधित निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है। ये तो प्रश्न शायद हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चर्चा की है कि नहीं की है? अभी नहीं की है शायद।
नहीं किए हैं ना। चलो इसको देखते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। अभी इसको नहीं हमने डिस्कस किया है, वो प्रश्न दूसरा था, ठीक है, एक ही प्रकार का लग रहा है लेकिन है दूसरा। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो बताइए किन विषयों से संबंधित निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जितने भी पार्ट यहाँ पर आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात करें, वो चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने कौन सा है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आई थिंक 5 है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित समान नागरिक संहिता गारंटी देता है। सबसे पहली बात तो समान नागरिक संहिता जो है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 44 में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 44। देखिए इसको याद कैसे रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, समान नागरिक संहिता है ना, तो समान ये दोनों कैसे हैं? समान, ये दोनों कैसे हैं? समान। अगर हम मान लो 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, अगर हम इस पर बात करें तो कौन कौन से अंक इसमें समान आते हैं? कौन कौन से अंक समान आते हैं? कोई तो अंक समान नहीं आता है, केवल 44 ही तो समान आता है। तो 44, इसके आधार पर ध्यान रखना कि 44 में समान अंक आ रहा है, मतलब इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता है, सबको समानता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 44 में। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता की, समाज के निर्धन वर्गों के समर्थन की, राष्ट्रीय अखंडता की या राष्ट्रीय सुरक्षा की। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सटीक जो इसका आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय अखंडता की, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा हम राष्ट्रीय अखंडता को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अखंडता को, या फिर ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शनों को समझते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला दिया है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं, यानी कि संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। संविधान को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है, एक ऐसा उपकरण बनाना चाहते हैं जिससे क्या हो? समाज में परिवर्तन हो। तो सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, न्यायपालिका को सुदृढ़ करना चाहते हैं या संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं, तानाशाही व्यवस्था पर अंकुश लगाना चाहते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं और संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। इन 2 ऑप्शंस में एक ऑप्शन कौन हो सकता है? तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो नीति निर्देशक तत्वों का बस एक ही फोकस है, समाज को कल्याणकारी बनाना, मतलब एक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर सटीक बैठेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का 1 हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए, काउंटिंग आप देख लीजिएगा, ऊपर नीचे कुछ हो सकती है, प्रश्न संख्या ऊपर नीचे कुछ हो सकती है, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? निदेशक तत्व क्या है? तो निदेशक तत्व हमने आपको बताया था कि निदेशक तत्व एक ऐसे तत्व हैं जो कि जिनको अगर इन्फोर्समेंट नहीं कराया जाता है, मतलब जिनका इन्फोर्समेंट नहीं होता है या जिनको लागू नहीं किया जाता है, तो आप इनको लेकर के किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, मतलब ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। अगर इसी में हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट का अगर आपको उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 का सहारा ले सकते हैं। बट डीपीएसपीस के मामले में आप किसी भी प्रकार से वाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रवर्तनीय हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। पहला को आंसर दिया है वाद योग, मतलब ऑप्शन दिया है वाद योग। दूसरा कठोर, वाद योग नहीं, आप प्रवर्तनीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप प्रवर्तनीय या वाद योग नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आर्टिकल नंबर, क्या कहता है भाई, प्रश्न नंबर कौन सा है, 9 है, ठीक है। 9 नंबर क्या कहता है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन देखते हैं, पहला लिखा है उद्देशिका में, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो DPSPs में, या 7वीं अनुसूची में, या मूल अधिकार में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, DPSPs में, ठीक है। DPSP में ही कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो प्रतिष्ठापित किया गया है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। 9वें का दूसरा हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं 10वें का क्या, 10वां क्या क्वेश्चन कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि उदारवादी सिद्धांत पर कौन सा, ठीक है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो उदारवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो उदारवादी सिद्धांत को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि उदारवादी सिद्धांत में आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। हमने आपको उदारवादी सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर उदारवादी की बात चल रही कि उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे। प्रश्न एक बार हम फिर से देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम उदारवादी सिद्धांत की बात करें तो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 44 इसके अंतर्गत हमने बताया था, ठीक है। अनुच्छेद 45 हमने इसके अंतर्गत बताया था, अनुच्छेद 48 इसके अंतर्गत बताया था, अनुच्छेद 48 का इसके अंतर्गत बताया था हमने, और साथ में 49, 50 और 51 भी इसी के अंतर्गत हमने आपको बताए थे। अब इसी के आधार पर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना। तो पहला तो अनुच्छेद हमारा 49 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो 49 को इंडिकेट कर रहा है। चलो दूसरा देखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, पहले इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। मैंने ये कि न्यायपालिका का कार्य पृथक्करण करना कार्यपालिका से, तो ये तो हमारा 50 को इंडिकेट कर रहा है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, समस्त देश के लिए एक समान संहिता, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता, यानी कि 44 को इंडिकेट कर रहा है। तो कौन सा पूछा है सिद्धांत आधारित नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51, 44, 45, 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51, 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51, ठीक है। ये हमारे उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत इतने अनुच्छेद कवर होते हैं। चलो ये प्रश्न आपका हो गया। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। मतलब DPSP जो है वो फंडामेंटल राइट से किस प्रकार से अलग है, DPSP फंडामेंटल राइट से कैसे भिन्नता रखते हैं, इस संबंध में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। तो ऑप्शन को समझते हैं, इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं, ठीक है। ये तो बात सही है कि DPSP प्रवर्तनीय नहीं है और जो फंडामेंटल राइट है वो तो प्रवर्तनीय है। चलो उससे पहले हम आगे के इसके ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं, ऐसी तो भी कोई बात नहीं है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो केंद्र के लिए हों और DPSP राज्य के लिए हों, ऐसी कोई बाध्यता नहीं दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि एक को हम इन्फोर्समेंट करा सकते हैं और एक को नहीं करा सकते, यानी कि DPSP जो है वाद योग्य नहीं है और जो फंडामेंटल राइट हैं वो ये वाद योग्य हैं।
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है, इसके बारे में हमारा प्रश्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखो, पहला दिया है ऑप्शन, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है, उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। तो भैया कितनी देर से कह रहे हैं कि किसी भी अदालत में नहीं जा सकता है। डीपीएसपी को इन्फोर्समेंट कराने के लिए किसी भी अदालत में नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी अदालत में नहीं जा सकता है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तो भाई बड़ा दिख रहा है, पढ़ लेते हैं भाई। क्या है लिखा है? राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई विचार करते हैं, देखते हैं क्या है लिखा है। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। एकदम बढ़िया है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये बताइए, ये तो हमें दोनों बातें यार बढ़िया लग रही, दोनों बातें सही लग रही हैं। तो पहले अगर हम पॉइंट को देखें, कथन को देखें, तो क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करना है, ये तो बात सही है। दूसरी बात सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ना तो 1 ना तो 2 और ना ही 2, केवल 1 केवल 2, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो ये कौन सा था? चौथा, 13वें का चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है? चलो भाई देखते हैं कौन सही वर्णन नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। एकदम बढ़िया है। निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं। निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, ये भी एकदम बढ़िया। निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए स्वास्थ्य, देखरेख एवं समान न्याय का वचन देते हैं, ये भी बढ़िया है। निदेशक तत्व राजनीतिक संस्वीकृति देते हैं। तो देखिए, अगर हम ऊपर के तीनों ऑप्शंस को देखें, ठीक है, तीनों ऑप्शंस को देखें, तो इन तीनों ऑप्शंस में एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका प्रश्न क्या दिया है? राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है। तो अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो ये तो सही वर्णन करता है भाई। एक प्रवर्तनीय, ये प्रवर्तनीय तो नहीं है, डीपीएसपी प्रवर्तनीय कहाँ आए? ठीक है, डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो आपका सही वर्णन करता है। दूसरा क्या है? निदेशक तत्व राज्य विधानमंडल के उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, ये भी बात सही है। ठीक है भाई, घोषणाएं ही तो हैं, निर्देश ही तो हैं। निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए स्वास्थ्य, देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं, ये भी हैं। कुछ हमारे आर्टिकल हैं जो इस संबंध में बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, निदेशक तत्व राजनीतिक संस्वीकृति रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। तो हमारा ये 14वें का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं? तो यहाँ से देखिए, एक आपको नया सिस्टम समझ में आएगा। यहाँ पर हम आपको एक केस समझाएंगे, मिनर्वा मिल केस। ठीक है, मिनर्वा मिल केस आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस बनाते हैं, थोड़ा सा कुछ हम इससे इरेज करते हैं, कुछ इससे साफ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम आपको एक नया पॉइंट समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मिनर्वा मिल्स का केस जो था 1980 का, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा। देखिए 1980 की बात है। ठीक है, मिनर्वा मिल का केस है, मिनर्वा मिल। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तराजू यहाँ पर बनाते हैं, तराजू बना लेंगे अभी। चलो भाई, बन गया तराजू।
तराजू बन गया। चलो भाई ये बन गया हमारा तुला बन गई। क्या बन गई? तुला बन गई, तराजू बन गई। तराजू में ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इसकी पकड़ने वाली। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी चोन निकाल देते हैं, ये पकड़ने वाला हो गया। इधर हम रखते हैं फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। इधर हम रखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब ड्यूटीज़ नहीं भाई, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। तो दोनों में संतुलन कराया गया, दोनों में संतुलन कराया गया। और संतुलन के आधार पर देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो हैं संतुलन का काम करते हैं। यानी भारतीय संविधान में हमारा जो संतुलन है, जो बैलेंसिंग है, वो कौन कर रहा है? वो हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कर रहे हैं। और दोनों आपस में एक दूसरे को संतुलित करते हैं। मतलब अगर फंडामेंटल राइट को हम भारी बना दें तो डीपीएसपी हमारे ऊपर चले जाएंगे, अगर हम डीपीएसपी को भारी बना दें तो फंडामेंटल राइट ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम किसी को भारी करके किसी को ऊपर नहीं कर सकते हैं, या किसी को हल्का करके किसी को हम नीचे नहीं कर सकते हैं। यही बात थी मिनर्वा मिल्स का केस। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो हैं ये एक ही रथ के दो पहिए हैं। ठीक है, एक ही रथ के क्या हैं? दो पहिए हैं। अगर रथ को आगे बढ़ना है, हमारे संविधान को आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, रथ को अगर आगे बढ़ना है, जिस प्रकार से रथ अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो दोनों पहियों का कार्य करना स्पष्ट रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी पहिया जाम हुआ तो रथ आगे खींच नहीं पाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बात कही गई। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनर्वा मिल केस। ठीक, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं आगे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कितना लंबा चौड़ा दिख रहा। मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए निम्न अंतरों में से कौन सा गलत है? ठीक है, गलत अंतर को पहचानना है भाई, गलत अंतर को पहचानना है। पहचानो। यदि नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों में टकराव होता है तो मौलिक अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाएगी। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, परंतु मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। उपरोक्त में से कोई नहीं। नीति निर्देशक तत्व सरकार को सकारात्मक आदेश देते हैं, जबकि मौलिक अधिकार सरकार को नकारात्मक निर्देश देते हैं तथा उसे कुछ कृत्य करने से रोकते हैं। तो बताइए भाई इसमें से कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए निम्न अंतरों में से कौन सा गलत है? गलत कौन सा है? यदि नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों में टकराव होता है तो मौलिक अधिकारों का सदैव प्राथमिकता दी जाएगी। अभी भैया हमने आपको बताया है, किस में बताया है? अभी हमने आपको मिनर्वा मिल्स के केस में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था ये तो एक ही रथ के दो पहिए हैं, तो किसी को प्राथमिकता देना या किसी को नीचे करना ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक बंद तो दूसरा बंद, एक जाम तो दूसरा जाम, रथ ढह जाएगा, रथ गिर जाएगा। तो जो हमारा गलत होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों में टकराव होता है तो मौलिक अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है? यार ये संख्या कौन सी है? आई थिंक 16वां है, 16वें का पहला, 17वें का देखते हैं क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है? देख लो भाई प्रयोजन क्या है। पहला ऑप्शन देखो, सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों का प्रयोग का नियंत्रण, समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को संवर्धित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना। ठीक है, जो सभी स्तरों पर राजनीति का मार्गदर्शन करें। हमने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं कुछ पॉइंट्स हैं, 36 से लगा करके 51 तक वो पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर सरकार कुछ भी योजना
बनाने जाती है, कोई भी नीति बनाने जाती है, तो उन नीतियों में ये चेक किया जाएगा कि आप इन नीतियों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो आपकी योजना आई है वो इन नीतियों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो बातें आपकी बताई गई हैं उनको ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया। तो एक प्रकार के ये निर्देश हैं, एक प्रकार के अनुदेश हैं, एक प्रकार के कोड हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे। ओके, समझ में आ गया। चलो 17वें का क्या हो गया, चौथा। 18वें का देखते हैं। 18वें का कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान का भाग नहीं था तथा बाद में संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। तो देखते हैं भाई इसमें से कौन सा संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त सभी, पहले ही उपरोक्त सभी, बाकी देखते हैं। पर्यावरण को संरक्षण देना, उसे सुधारने का प्रयास करना तथा जंगलों में वन्य जीव की रक्षा करना, ये तो हमें 48 का दिख रहा है, ये तो जोड़ा गया। ठीक है, ये तो जोड़ा गया। दूसरा देख लेते हैं, व्यक्तियों तथा समूहों के बीच आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, ये भी हमको दिख रहा है, तो 38 का खा दिख रहा है, ये भी तो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। आगे देखते हैं, उद्योगों के प्रबंधीकरण में काम करने वालों को भाग लेने का अधिकार, भैया ये भी जोड़ा गया 43 के का में। तो क्या हो जाएगा, ये भी, तो उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आगे वाला प्रश्न है उसको हम बता चुके हैं, पीछे वाला प्रश्न हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं, न्यायपालिका को सुदृढ़ करना चाहते हैं, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं, तानाशाही व्यवस्था पर अंकुश लगाना चाहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये प्रश्न नंबर कौन सा था, हम प्रश्न नंबर इसका भूल गए। चलो हम 19वां ही डाले दे रहे हैं। ठीक है, आप नोट करना तो प्रश्न के नंबर के हिसाब से नोट करना। आगे देखते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक, इसको समझते हैं क्या कहता है। देखो ये कह रहा है, निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। तो गांधीवादी विचारधारा पर कौन कौन से सिद्धांत आधारित हैं इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो गांधीवादी विचारधारा पर सबसे पहले ये बताओ कौन कौन से अनुच्छेद हैं। हमने आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 40 के बाद अनुच्छेद नंबर 43 खा बताया था। ठीक है, 46, 47 और 48 इतने अनुच्छेद हमारे गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थे। तो ज़रा देखते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा क्या है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। तो ये आई थिंक किस में आ जाएगा, आगे चलो देखते हैं क्या है। आगे है, दवाई के रूप को छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिबंध, कमज़ोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो देखिए यार, ये दो तो 46, 47 हो गया। ये शिक्षा वाला क्या है, शिक्षा वाला ही थोड़ा फंस रहा है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में, जो कि हमने आपको बताया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि यही एक ऐसा है जो कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओके, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, ये समाजवादी सिद्धांत का एक आर्टिकल है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना है, न्यायपालिका पर निर्भर करता है, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी बातों पर निर्भर करता है। तो इसको समझिए, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सरकार के पास संसाधन कितने हैं इस पर निर्भर करता है। भाई अगर कोई योजना देनी है, जैसे कि मान लो कि
बेरोजगारी भत्ता देना है। सपोज करना, बेरोजगारी भत्ता अगर हमको प्रोवाइड कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो सरकार के पास अगर धन नहीं होगा तो कैसे वो प्रोवाइड कराएगी बेरोजगारी भत्ता? या बेरोजगार को रोजगार देना है। रोजगार देने का मतलब क्या है कि सरकार के पास अगर रोजगार है तभी तो देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि सरकार के पास अगर संसाधन उपलब्ध हैं तो वो क्या करेगी, नीति निर्देश तत्वों के तहत वो समाज को चीज़ प्रोवाइड करेगी, उस योजना को लागू करेगी। तो उसी के आधार पर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। राज्य के नीति सिद्धांतों को लागू करना सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? आर्टिकल नंबर 51, याद है? आर्टिकल नंबर 51 यानी कि DPSP में, जहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देश सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। इनका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालयों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। इन पर विचार करने का न्यायालयों को अधिकार नहीं है। कानून के द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, या ये पवित्र है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इसका अर्थ है वाद योग्य नहीं है का मतलब क्या है कि इनका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालयों का सहारा नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। इन पर विचार करने का न्यायालयों का अधिकार नहीं। तो अब ये इसके दो कथन हो जाएंगे, पहला और दूसरा। 21 नंबर डाल देते हैं, पहला और दूसरा ही इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। 1 और 2 हमारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देश तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को आदेश दिया गया है कि वह उन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करे जिनकी आयु कितनी है, 6 से 14। 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 45, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं, 6 से 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर जो 38 है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज इसको कहता है। सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बताता है आर्टिकल नंबर 38, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज, ठीक है, DPSP को, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 38, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्निहित अनुदेश पत्र, हमने आपको अनुदेश पत्र के बारे में बताया था जब पहली क्लास ली थी, उसमें हमने आपको बताया था कि 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके अनुदेश पत्र को देख करके ही नीति निर्देशक तत्वों को धारण किया गया भारतीय संविधान में। तो देखते हैं क्या कहता है, पूरा प्रश्न समझते हैं पहले। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अनुदेश पत्र वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया? तो DPSP के रूप में ही सन्निहित किया गया था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है। नेक्स्ट के चक्कर में हम नंबर भूल जाते हैं भाई, ठीक है। नंबर देखते हैं कौन सा है, नंबर आई थिंक 24 है, ये देख लेना भैया, हम आपसे फिर बता रहे हैं, नंबर को देख लेना, नंबर हमारे ऊपर नीचे हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है, कैसी है प्रकृति, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? कुछ कार्यों को करने से रोकने के लिए सरकार को आदेश है, कुछ कार्यों को करने के लिए सरकार को निर्देश हैं, कुछ कानूनों के निर्माण के लिए सरकार को न्यायालय के आदेश हैं, कुछ विशेष मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सरकार से, कुछ कार्यों को करने के लिए सरकार को एक प्रकार का निर्देश देते हैं, कोड देते हैं, ठीक है, अनुदेश देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, 2 सही है, ठीक है। कुछ कार्यों को करने के लिए सरकार को निर्देश देते हैं। अब देखो इसका हम भूले जा रहे थे, 25 नंबर, 25 का देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो देश के शासन के लिए सबसे जो आधारभूत चीज़ें हैं ये क्या मानी गई हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही माना गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं। एक चीज़ समझना, जिस आर्टिकल के आगे का या फिर ए, ठीक है, इस प्रकार से अगर लिखा है तो समझ जाना ये अलग से ऐड किया गया है, ठीक है, ये संशोधन करके आर्टिकल में ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर पहला ऑप्शन देखें तो ए बी या का कुछ नहीं लिखा है, दूसरा देखें तो 39 का लिखा है, ठीक है, 39 ए लिखा है एक प्रकार से, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 26 जो 25 नंबर है, अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 39 ए, ठीक है, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 44 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया, ठीक, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, इसको ध्यान देना। तो इस प्रकार से जो हमारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे नीति निर्देशक तत्वों के, वो सारे खत्म हुए और हमारा जो नीति निर्देशक तत्व था वो भी समाप्त होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे और जितने भी उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको सबको देखेंगे। तो प्लीज़ करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई बहन दोस्तों को शेयर करो, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ करके लाइक करो। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको हर सब्जेक्ट में एकदम इन्फ्लुएंट बना देंगे, हर सब्जेक्ट आपकी समझ लो जहन में उतर जाएगा, किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं जो कहता हूँ कि नोट डाउन करते जाइए, नोट डाउन करेंगे तो केवल आपको एक बार ही नोट डाउन करना है, फिर दोबारा में कभी नोट डाउन नहीं करना भैया, ठीक है। बार बार आप हमारी वीडियो देखोगे नहीं, तो अगर आपके पास नोट्स रहेंगी तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ करके यार हमारी मेहनत को सराहिए, हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक, धन्यवाद।